हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कंक्रीटिंग संक्रियाओं के अंतर्गत कंक्रीट का मिश्रण किस प्रकार से तैयार किया जाता है। कंक्रीट मिश्रण की बात किया जाए या मिक्सिंग मेथड ऑफ कंक्रीट, तो वह हमारा दो प्रकार से किया जाता है। एक हस्त विधि के द्वारा या कह सकते हैं कि श्रमिकों के द्वारा, दूसरा यांत्रिक विधि या फिर कह सकते हैं कि मशीनों के द्वारा। जब कंक्रीट मिक्सिंग के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाए तो उसे यांत्रिक मिक्सिंग कहते हैं। जब सामग्री को मिक्स करने के लिए फावड़े, गैती या कह सकते हैं कि श्रमिक मजदूरों का प्रयोग किया जाता है तो वह हमारा हस्त विधि द्वारा मिक्सिंग कहलाता है। जब हस्त विधि से मिक्सिंग किया जाता है तो इसमें फावड़े का, शावलों का व श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। जब इस विधि से मिक्सिंग कार्य किया जाता है, हस्त विधि से जब मिक्सिंग कार्य किया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भूमि सतह पर नहीं करते हैं। इसके लिए एक अस्थायी संरचना बना ली जाती है या अस्थायी ही बनाया जाए, लेकिन वह जलरोधी होना चाहिए, क्योंकि अगर जलरोधी नहीं होगा और जब सामग्री को मिक्स किया जाएगा तो उसमें से कुछ नमी प्लेटफार्म के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इसके लिए जलरोधी प्लेटफार्म होना चाहिए। मिक्सिंग की प्रक्रिया क्या है कि जो हमारा एक प्लेटफार्म इस प्रकार से बना होगा, पहले इसको हम साफ कर लेंगे और इस प्रकार से किया जाएगा कि इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री, बालू, गिट्टी या कंक्रीट नहीं लगी होनी चाहिए और यह प्लेटफार्म जो हमारा हो वह जलरोधी होना चाहिए। साथ ही साथ कह सकते हैं पानी को भी अवशोषित ना करने पाए। अब यह जो प्लेटफार्म बनाया जाएगा यह हमारा वर्गाकार प्लेटफार्म या आयताकार हो सकता है। यानी जो प्लेटफार्म बनाएंगे वह 3 मीटर गुणे 3 मीटर का बनाते हैं तो वर्गाकार प्लेटफार्म हो जाएगा, और वहीं पे यदि 2.5 मीटर गुणे 3.5 मीटर का बनाते हैं तो वह हमारा आयताकार प्लेटफार्म हो जाएगा, जिसपे कि कंक्रीट को मिक्सिंग किया जाएगा। अब इसके जो किनारे होंगे ये थोड़ा सा कर्व या ओट प्रकार का होना चाहिए या उभरा होना चाहिए, जिससे कि सामग्री को जब उस पर डाला जाए और मिक्स किया जाए तो वह सामग्री बाहर ना जाने पाए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है तो इसके जो किनारे हैं ये किनारे थोड़ा सा उभरे हुए हैं। अब क्या जाता है कि जब हम सामग्री का मापन कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा प्लेटफार्म तैयार होगा उस प्लेटफार्म के पूरे सतह पे ला करके हम बालू की एक परत बिछा देंगे और फिर उस पर सीमेंट की मात्रा बिछाई जाएगी। फावड़े के द्वारा क्या किया जाएगा, इन दोनों को सूखे अवस्था में, यानी जो हमारा बालू की एक परत होगी भूमि सतह पे या प्लेटफार्म पे सबसे पहले, और उसके बाद फिर सीमेंट की मात्रा उसी में डाल दिया जाएगा। दोनों को अच्छी प्रकार फावड़े के द्वारा 2 बार, 3 बार, 4 बार तक मिक्स करेंगे कि जब तक जो हमारे बालू और सीमेंट के कण हैं सब स्थानों पे एक जैसे ना दिखाई देने लगे, या कह सकते हैं कि समांग मिश्रण नहीं बन जाता। जब ये समांग मिश्रण तैयार हो जाएंगे, इसके बाद हम तीसरे नंबर पे जो हमारे पत्थर की गिट्टी होगी उसको भी इसके सतह पे ला करके फैला दिया जाएगा और इन तीनों को पुनः से मिक्स किया जाएगा। जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि यह एक हमारा समांग मिश्रण तैयार नहीं हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे कि जब हमारा समांग मिश्रण तैयार हो जाएगा तो यहाँ सामग्री को बीच में इकट्ठा करेंगे और बीच में गड्ढा कर दिया जाएगा और फिर उसमें जो निश्चित मात्रा जल की है उसका आधा भाग, या कह सकते हैं कि 75% भाग, यानी 50 से 75% तक जल की मात्रा ला करके उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा और धीरे धीरे जल को इसमें डालेंगे कि इसमें महीन मिलावा और सीमेंट बहने ना पाए। अब क्या करेंगे कि जो फावड़ा है उसके द्वारा परिध से सामग्री को उठा करके इसके बीच में ला करके डालेंगे और जब यह पानी इसमें लगभग समाप्त हो जाएगी फिर क्या करेंगे कि इन सबको उलट पलट करके आपस में मिक्स कर लेंगे।
जब एक समान रंग दिखने लगे तो मिक्सिंग बंद करके और उसमें क्या करेंगे, शेष जो जल की मात्रा बची है उसको भी इसी में डाल करके 3 से 5 बार तक मिक्सिंग कर लेंगे। इसके बाद गीले अवस्था में या सुघट अवस्था में कंक्रीट हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस कंक्रीट को कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जब हम मिक्सिंग का कार्य हस्त विधि के द्वारा करते हैं तो इसमें जो सीमेंट होती है, सीमेंट की मात्रा थोड़ा अधिक डालना पड़ता है, क्योंकि कुछ सीमेंट के जो कण होते हैं वह सतह पे ही रह जाते हैं, कंक्रीट के साथ बाहर नहीं या कंक्रीटिंग कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाए पाते हैं। दूसरी चीज़, जब हस्त विधि से मिक्सिंग किया जाता है तो यह सही ढंग से मिश्रण नहीं हो पाता है। होता क्या है, अगर सही ढंग से मिक्सिंग नहीं हो पाता है तो एक ही खंड के किसी एक भाग की सामर्थ्य या गुण कुछ और हो जाते हैं, दूसरे भाग के गुण और कुछ हो जाते हैं। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे कंक्रीटिंग कार्य करने के बाद मिक्सिंग किया गया और इतने में कंक्रीट भर दिया गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे कंक्रीट के गुण कुछ और होंगे और यहाँ पे कंक्रीट के गुण कुछ और होंगे, क्योंकि जब मिक्सिंग सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो ऐसा हो जाता है। अब जो हस्त विधि अपनाई जाती है यह छोटे कार्यखंडों के लिए अपनाया जाता है। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्यखंड होता है तो उसके लिए हस्त विधि से ना मिक्सिंग करके यांत्रिक विधि से मिक्सिंग किया जाता है। जब यांत्रिक विधि से मिक्सिंग करते हैं तो इसमें 10% तक सीमेंट की बचत हो जाती है। यानी इसके अपेक्षा जब यांत्रिक विधि से मिक्सिंग कार्य किया जाता है तो इसमें 10% तक लगभग सीमेंट की बचत हो जाती है। और जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है वह मिश्रण भी उच्च क्वालिटी का मिलता है। यानी इसके जो सारे अवयव होते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मिक्सर प्रयोग किया जाता है उसके ड्रम में जब सामग्री को डाल करके मिक्स किया जाता है तो वह 2 से 3 मिनट तक ही मिक्स किया जाता है। कहने का आशय है कि जब हस्त विधि से मिक्सिंग कार्य किया जाता है तो कंक्रीट कम मात्रा में मिल पाती है, जबकि वहीं मिक्सर प्रयोग कर लिया जाता है तो अपेक्षाकृत कंक्रीट की अधिक मात्रा हमको मिलती रहती है, जिससे कि क्या होता है कि कार्यखंड हमारे शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं। अगर मिक्सर की बात किया जाए कि क्या होता है तो कंक्रीट को मिक्स करने के लिए जो मशीन प्रयोग में लाई जाती है उसी को हम मिक्सर कहते हैं। मिक्सर के प्रकार की बात किया जाए तो ये हमारा सतत या निरंतर मिक्सर होगा, दूसरा असतत या बैच मिक्सर होगा। अब इन दोनों में 2 प्रकार के मिक्सर आते हैं। एक नत मिक्सर होता है या कह सकते हैं झुकाऊ मिक्सर, एक अनत मिक्सर या अझुकाऊ मिक्सर होता है। तो ये मिक्सर हमारे इस प्रकार के पाए जाते हैं। जो सतत मिक्सर होता है इसमें जो सामग्री होती है यानी मिक्सिंग का कार्य होता है, कंक्रीट का मिक्सिंग भी होता रहता है और कंक्रीट बाहर भी निकली रहती है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है या कह सकते हैं कि मिक्सर में 2 ड्रम लगे होते हैं। एक में क्या होता है कि मिक्सिंग का कार्य होता है, उसी दौरान दूसरे ड्रम से हमारा कंक्रीट को बाहर निकाला जाता है। फिर दूसरे में लोडिंग का कार्य होता है तो पहले वाले में अनलोडिंग का कार्य होता है। यानी इससे जो कंक्रीट निकलती है वह लगातार मिलता रहता है। जबकि असतत या बैच मिक्सर होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही घान में एक घान करके बनाते हैं कि एक बार सब सामग्री को डाल दिया जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, फिर सामग्री को डाला जाएगा। लेकिन निरंतर मिक्सर में एक में सामग्री को डालते हैं, दूसरे से सामग्री को निकालते हैं, फिर एक में डाला जाता है और दूसरे से सामग्री को निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि नत या झुकाऊ मिक्सर एक हमको दिखाया गया है। यह जो नत या झुकाऊ मिक्सर होता है ये हमारा एक ड्रम है। इसी ड्रम में सामग्री को डाला जाता है और यांत्रिक विधि से इसको घुमाया जाता है। या तो यह ड्रम घूमेगा और या फिर इसके अंदर लगे जो ब्लेड लगे होते हैं वह घूमता है। यदि ड्रम फिक्स है तो ब्लेड घूमेगा और ब्लेड फिक्स है तो ड्रम घूमता है। इसमें सामग्री को डाल करके समापन में मिक्स कर दिया जाता है। झुकाव इसलिए कहा गया है नत ड्रम, क्योंकि जो यह ड्रम होता है
ये हमारा नीचे की तरफ भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, अपनी स्थिति से बदल सकता है, इसलिए इसको झुकाऊ मिक्सर कहा गया। ऐसे ही अनत मिक्सर है, अनत या अझुकाऊ मिक्सर। तो यहाँ पे सामग्री इस ड्रम में यहाँ से डाला जाएगा, इसमें मिक्सिंग होगा और यहाँ नीचे इस प्रकार से व्यवस्था होगी कि वहाँ से सामग्री को बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, इसमें सामग्री को डाल दिया जाएगा और मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये ड्रम लगा है, इस ड्रम को नहीं घुमाया जाएगा, जो ये अतिरिक्त अवयव लगाया गया है यहाँ इसकी निकास द्वार होगी। जब सामग्री मिक्स हो जाएगी तो इसके द्वार को खोल दिया जाएगा और यहाँ से सामग्री बाहर निकल जाएगी घान के रूप में। ऐसे ही यहाँ पे भी दिखाया गया कि सामग्री इस सिरे से डाला जाएगा, मिक्सिंग होगा और फिर इस वाले सिरे से इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये हमारा अझुकाऊ मिक्सर होंगे। अझुकाऊ में क्या होगा कि जो हमारा ड्रम होगा वह क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में वह बना रहेगा, वह किसी तरफ झुका करके सामग्री को नहीं निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और मिक्सर दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारे दो दिखाए गए हैं निरंतर मिक्सर। इसमें क्या होगा कि सामग्री को यहाँ एक सिरे पे डालते रहेंगे, दूसरे सिरे से सामग्री हमारी निकलती रहेगी। यहाँ पे इसी का एक आंतरिक भाग यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें मोटर से इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, यानी दोनों भाग अलग अलग चलेंगे। इधर का भाग एक बार चलेगा, एक भाग इधर का। जब सामग्री को यहाँ पे डालेंगे तो इसमें मिक्सिंग होता रहेगा, डाल दिया गया इस वाले भाग में, सामग्री मिक्सिंग होती रहेगी। जब सामग्री इसमें डालना शुरू करेंगे तो यहाँ से हमारा सामग्री को बाहर निकालते रहेंगे। तो ये ऐसे मिक्सर हैं जिसमें क्या होगा कि सामग्री को डालेंगे भी और निकालेंगे भी, निरंतर मिक्सर। यहाँ पे एक ट्रक मिक्सर दिखाया गया है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा ड्रम होता है वह एक ट्रक के साथ फिक्स कर दिया जाता है कि जहाँ पे भी हमारे ट्रक जाएंगे वहीं पे हमारा मिक्सर वाला ड्रम भी रहेगा, यानी ये दोनों एक साथ फिक्स कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको ट्रक मिक्सर कहा जाता है। इसमें भी सामग्री को यहाँ से डालेंगे, मिक्सिंग होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। यह भी हमारा ट्रक पे जो व्यवस्था बनाई जाती है, झुकाव और अझुकाव दोनों प्रकार के मिक्सर बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्रीट परिवहन की। तो इसमें सबसे पहला है कंक्रीट परिवहन होता क्या है कि सुघट कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कंक्रीट परिवहन कहलाता है। या कह सकते हैं कंक्रीट जिस स्थान पे मिक्स किया जाता है, यहाँ से जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कंक्रीट की परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके परिवहन की विधियाँ कई हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है टोकरी या तसला के द्वारा। इस प्रकार से तसला या टोकरी लिया जाएगा और सामग्री को इसमें डाल करके और श्रमिक के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। लेकिन सामग्री का स्वयं का भार बहुत अधिक होता है, इस कारण श्रमिकों को अपने सर पे सामग्री को रख करके ले जाने में कठिनाई होती है। यह कहा जा सकता है बहुत अधिक मात्रा कार्यस्थल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और जब टोकरी या तसला विधि तभी अपनाई जाती है जब सामग्री को पास ही किसी क्षेत्र पे डालना हो, क्योंकि अगर अधिक दूरी होगा तो वहाँ पे तसले का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर हमारा है ठेले द्वारा। इसमें एक पहिए का या दो पहिए का ठेली प्रयोग किया जाता है। यह अपेक्षाकृत तसले से अधिक मात्रा में सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। लेकिन जो हमारा ठेले होता है श्रमिकों के द्वारा यहाँ से पकड़ करके इसको इस दिशा में धकेला जाता है, धक्का दे करके कार्यस्थल तक पहुँचाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो सतह चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पहिए लगे हुए हैं तो ये भूमि सतह से होकर के चलेंगे, तो यह समतल क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। अगर सतह कुछ ऊबड़ खाबड़ होगा या ऊंचा नीचा होगा तो वहाँ पे ठेले का प्रयोग करने में कठिनाई हो जाएगा, क्योंकि सामग्री को जब इसमें भर दिया जाएगा तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक श्रमिकों के द्वारा धक्का देते हुए ले जाने में कठिनाई होता है। इसके बाद हमारा है क्रेन के द्वारा। क्रेन के द्वारा जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक क्रेन दिखाया गया है।
यहाँ पे क्या होगा कि कहीं पे सामग्री को मिक्स करके यहाँ पे रख दिया गया, यहाँ एक टोकरी होगी, उस टोकरी में सामग्री को मिक्स करने के बाद भर दिया जाएगा और क्रेन का एक भाग के द्वारा इसको फिक्स कर दिया जाएगा। और इसकी जो ये भुजा है यह क्षैतिज भी कुछ दूरी तक पहुंचा सकती है और ऊर्ध्वाधर कुछ ऊंचाई पे ले जाना हो तो भी क्रेन का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई बाधा हो उसको पार करना हो तो भी कंक्रीटिंग कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कहा जाए कि ये हमारी एक नदी थी और यहाँ पे हमने कंक्रीटिंग कार्य कर लिया, यहाँ तक पहुँचाना है, तो ऐसे में यहाँ पे क्रेन को ला करके फिक्स किया जाएगा और सामग्री को मिक्स करने के बाद इस भुजा के साथ टोकरी को बांध करके और ऊपर ऊपर ही यहाँ हम कार्यस्थल तक पहुँचा सकते हैं। या कई मंजिले भवन हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, मिक्सिंग कार्य सतह पे हुई, यहाँ से फिक्स कर दिया जाएगा टोकरी को इसके साथ और क्रेन से उठा करके ऊपरी वाली मंजिले तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ही हमारा एक और है चलपट्टा। चलपट्टे में क्या होता है कि इस प्रकार से घिरनी लगा करके व्यवस्था किया जाता है। इसमें एक टोकरी लिया जाएगा और उस टोकरी को यहाँ इसके सतह पे रख दिया जाएगा और इसी में सामग्री को भर दिया जाएगा टोकरी में। अब मोटर के द्वारा या यांत्रिक विधि के द्वारा इसकी घिरनी को घुमाया जाता है, तो जब यह घुमाया जाएगा तो पट्टा किसी एक दिशा में आगे की तरफ चलेगा। जब इस पे रख दिया जाएगा तो वह टोकरी भी धीरे धीरे करके यहाँ इस सिरे तक आ जाएगी और यहाँ पे एक सार्मिक होगा, उस सार्मिक के द्वारा इस टोकरी को सामग्री को निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से चलपट्टे का प्रयोग किया जाता है। यह भी अगर बीच में कोई बाधा हो तो इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, या उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो जहाँ पे श्रमिकों के द्वारा या ठेली के द्वारा सामग्री नहीं पहुँचाई जा सकती है, वहाँ पे यह चलपट्टा विधि अपनाया जा सकता है। इसके बाद है ढालों पर नाला। ढालों पर नाला, इसमें क्या होता है कि स्टील की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक सीट होती है, इसी सीट पे सामग्री को रख दिया जाता है और यह फिसलते हुए, ढालू होने के कारण फिसलते हुए कंक्रीट हमारा निश्चित स्थान पे पहुंच जाता है। यह जब कुछ गहराई पे कंक्रीट को ले जाना हो तो वहाँ पे हम इस सूट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ गहराई पे अगर सामग्री को पहुँचाना है और ऊपर वाली सतह से ही, जैसे ये भूमि सतह है, जीएल है और खुदाई किया गया, यहाँ पे कंक्रीट डालना है, तो यहाँ से यदि सार्मिक के द्वारा कंक्रीट को इसमें फेंका जाएगा तो कंक्रीट का पृथक्कीकरण होने लगेगा, यानी इसमें जो मोटा मिलावा होगा वह कंक्रीट से दूर चला जाएगा, जिससे कि उसके गुण प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पर एक ढालों पर नाला या सूट लगा लिया जाएगा और जब कंक्रीट को इसके सतह पर रख देंगे तो फिसलता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो कंक्रीट का पृथक्कीकरण और उत्सर्वण नहीं होने पाता है। ट्रक के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक ट्रक, कंक्रीट को मिक्स करने के बाद इस ट्रक में भर लिया जाएगा और कार्यस्थल तक पहुँचाया जाता है। लेकिन अगर कार्यस्थल कुछ दूरी पे है तो इसके ट्रक में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि कुछ विडोलक छड़ें लगा दी जाती हैं, जिससे कि कंक्रीट सेट ना होने पाए, क्योंकि अगर कंक्रीट सेट हो जाती है या सेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, तो इसके गुण प्रभावित होने लगेंगे, क्योंकि जब कुछ सामर्थ्य उसमें आ जाएगा या कुछ कठोर हो जाएगा, जब कार्यस्थल पे पुनः उसको डाला जाएगा तो उसके गुण प्रभावित हो जाएंगे। यह पंप के द्वारा कंक्रीट को मिक्स करने के बाद क्या किया जाएगा कि इस प्रकार से पाइप वगैरह डाल करके और उसी पाइप से सामग्री को भेजा जाएगा और जहाँ पे भी पहुँचाना है वहाँ पे सामग्री सरलता से पहुँच जाएगा। इसके लिए क्रैंक और पिस्टन होता है, जो कि पाइप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वह दाब से सामग्री को भेजता है। जैसे कहा जाए कि ये हमारी एक पाइप है, तो इसी में यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था किया जाता है कि इस पे जो पिस्टन यहाँ लगा होगा ये आगे पीछे ऐसे खिसकेगा। जब सामग्री यहाँ गिरती है ये पीछे की तरफ होता है, सामग्री नीचे आएगी, और जब ये यहाँ का घूमेगा चक्का तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें जो पाइप में सामग्री होगी यह भी आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जब हम पंप विधि का प्रयोग करते हैं कंक्रीट का परिवहन के लिए,
तो यह अधिक सुकार या कह सकते हैं गीली कंक्रीट के लिए ही उपयोगी होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पाइप होगा उसमें सीमेंट का और जल का घोल सबसे पहले प्रवाहित कर देंगे कि इसके जो फलक हों वह स्नेहित हो जाएं या भीग जाएं, जिससे कि कंक्रीट उसके सतहों से चिपकने ना पाए। तो ये हमारे पंप विधि के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद है बग्गी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि एक पहिए का, दो पहिए का या यांत्रिक चलित बग्गियाँ प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन ठेली में धक्का दिया जाता है, ठेला जाता है, और बग्गी में क्या किया जाता है कि खींचा जाता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाया गया ये वाला कि ये ठेली हमारा है, यहाँ पे श्रमिकों के द्वारा धक्का दिया जाएगा या धकेला जाएगा, लेकिन अगर इसी को खींचा जाए तो यही हमारा बग्गी का कार्य भी करेगा। यानी बग्गी में खींचा जाएगा और इसमें जब ठेली होती है तो धक्का दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है यांत्रिक विधि कि इस पे सामग्री को रखा जाएगा और इसको खींचा जाता है मशीनों के द्वारा। एक लिफ्ट मिक्सर है कि इसमें मिक्सिंग तो सतह पे हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है और ये इसकी सीढ़ियाँ होती हैं। जब मिक्स करने के बाद सामग्री को इसमें रख दिया जाता है तो यांत्रिक विधि से इसको ऊपर खींच लिया जाता है और सामग्री को बाहर निकाल करके और फिर इसको नीचे ले आते हैं। जब इसको ऊपर ले जाते हैं उसी समय यहाँ जो ड्रम लगा होगा मिक्सर में, सामग्री को डाल करके मिक्स करते रहते हैं। तो ये हमारा लिफ्ट मिक्सर हो जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।